नमस्कार। राम राम। सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनोज जागलान आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशन पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में भूगोल में हम महाद्वीप और महासागर वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो विशेष रूप से दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, रेलवे व रीट में उपयोगी है तथा भविष्य में आने वाली आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भर्तियों में विशेष रूप से उपयोगी होगा। और हरियाणा में होने वाला एचटेट, चाहे वो पीजीटी हो चाहे वो टीजीटी हो, तथा सीटेट और केंद्रीय विद्यालय डीएसएसबी, इन सभी भर्तियों में उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और इस टॉपिक में हमने अभी तक एक महाद्वीप पढ़ा है, एशिया महाद्वीप। महासागर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो बच्चा आज ही चैनल से नया जुड़ा है वो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख ले, और भूगोल की प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। उसके बाद मैं कुछ बातें और भी बता देता हूं आपको। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बता देता हूं, भारत की भूगोल लगभग मैंने कंप्लीट करवा दी है इस चैनल पे, तो उसके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी के भी लगभग वीडियो कंप्लीट हो गए हैं। जो बचे हुए वीडियो हैं वो तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपके लिए ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ। और इसके बाद रही बात यूजीसी नेट की क्लासेज जो चलती थी, जो पिछले दिनों एक बार मैंने उनको स्टॉप कर दिया था, वो दोबारा से शुरू कर रहे हैं, बशर्ते आप लोग जुड़े रहें चैनल से। तो ये सारी क्लासें दोबारा से शुरू हो जाएंगी। आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। आज का हमारा टॉपिक है भी अफ्रीका महाद्वीप। तो सबसे पहले तो आप देखिए अफ्रीका महाद्वीप है कहाँ। आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। एटलस आपके पास होनी चाहिए। एटलस में ही आपको सही से पता चलता है कि कौन सा महाद्वीप जो है वो कैसा है। आप एटलस में देखोगे तो आपको ये महाद्वीप ऐसा दिखाई देगा, बिल्कुल भी। और इसके ऊपर एक महाद्वीप होता है यूरोप महाद्वीप। बिल्कुल ये यूरोप महाद्वीप होता है। यहाँ पे भूमध्य सागर होता है, भूमध्य सागर। और ये भूमध्य सागर होता है, भूमध्य सागर। और ये आपका लाल सागर होता है, लाल सागर, लाल सागर होता है, बिल्कुल लाल सागर। और ये आपका महाद्वीप होता है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। ओके भी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो इसी अफ्रीका महाद्वीप की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशन जो है वो कहाँ है और कैसे है, किस प्रकार ये फैला हुआ है, हम सबसे पहले इसी की बात करते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश जो है वो इसके बीचों बीच से गुजरता है भाई। और ऊपर जो है 23.5 डिग्री कर्क रेखा इसके उत्तरी भाग से गुजरती है, और दक्षिण वाले भाग से 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा गुजरती है। इस प्रकार हम देखें तो इसका अधिकांश भाग कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य स्थित है। लेकिन एक्यूरेट बात करें तो विषुवत रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके बीच से विषुवत रेखा गुजरती है। बीच से गुजरने को तो दक्षिण अमेरिका से भी गुजरती है, लेकिन दक्षिण अमेरिका के ऊपरी भाग से थोड़ा सा पार्ट ही आता है, बीचों बीच अफ्रीका के ही गुजरती है। और एक हमारी चौथी जो महत्वपूर्ण रेखा होती है, ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर, वो भी आपको पता होनी चाहिए, वो भी यहीं से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, जिसको विश्व की मानक समय रेखा भी कहा जाता है। विश्व की मानक समय रेखा वो भी आपके कहां से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से। तो आपको यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, देखो ये आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी में सबसे पहले 0 डिग्री अक्षांश जो होता है वो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करता है। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध।
बिल्कुल दो गोलार्धों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जैसे मैंने कहा था कि एशिया का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एशिया का अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, छोड़ के इंडोनेशिया के कुछ छोटे मोटे द्वीपों को जो विषुवत रेखा के दक्षिण में। वैसे आपको पता होना चाहिए अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका जो महाद्वीप है वो कहाँ है भी, वो एकदम आपका विषुवत रेखा पे है। इसका मतलब इसका भाग जो वो दोनों गोलार्धों में है, बिल्कुल। इसके बाद आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, ये पूर्वी और ये पश्चिमी, और ये पूर्वी और ये पश्चिमी। इस प्रकार पृथ्वी पर 4 गोलार्ध हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, ये हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, और ये हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। तो आपने देखा यहां एक सेंट हेलेना द्वीप है, वो यहां पे है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि अफ्रीका जो महाद्वीप है वो चारों गोलार्धों में है। ये अफ्रीका का उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध हो गया, और ये दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध हो गया। और इधर सेंट हेलेना द्वीप जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में ही है। समुद्र में छोटे छोटे द्वीप होते हैं, वो भी किसी महाद्वीप का हिस्सा होते हैं, तो वो इसी का हिस्सा है, तो दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। इस प्रकार ये विश्व का एकमात्र महाद्वीप है, विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में स्थित है, बिल्कुल राइट बात है भी, एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में स्थित है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले मैंने महासागरों में पढ़ाया भी है कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश आपस में कहाँ काटते हैं, तो यहाँ काटते हैं। ये कौन सी जगह है, देखो यहाँ, ये आपकी गिन्नी की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, गिन्नी की खाड़ी। तो 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर आपस में कहाँ काटते हैं, 0 डिग्री अक्षांश व 0 डिग्री देशांतर आपस में गिन्नी की खाड़ी में काटते हैं। कहाँ काटते हैं भी, गिन्नी की खाड़ी में। तो ये आपकी लोकेशन के क्वेश्चन थे कि कहाँ स्थित है, उसके आधार पे। इसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में, तो आपको पता ही है क्योंकि 23.5 से 23.5 के बीच वाला भाग कौन सा कटिबंध होता है, उष्ण कटिबंध। तो इस प्रकार अफ्रीका एक उष्ण कटिबंधीय महाद्वीप है जो कहाँ स्थित है, वो आपके सामने है। इसका अधिकांश भाग कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य स्थित है। अब इसके बाद हम इसकी अगली बातें करते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो क्या खास बात है, तो क्षेत्रफल की बात करें तो भी लगभग आप बात करें तो 3 करोड़ के आसपास, 3.02 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इस प्रकार ये क्षेत्रफल में जो है भी वो दूसरे स्थान पर है, क्योंकि पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे आपका एशिया महाद्वीप है, दूसरे स्थान पे कौन है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये दूसरे स्थान पर है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की, तो जनसंख्या में भी इसका कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। पहला स्थान एशिया का है। आपको मैंने बताया था कि एशिया महाद्वीप विश्व के लगभग 30% भाग पे फैला हुआ है और 60% क्या रखता है, जनसंख्या। आपको यहां ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप जो है वो लगभग विश्व के 20% भाग पर फैला हुआ है, भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पे, 20% भाग पे फैला हुआ है। और लगभग 17% जनसंख्या रखता है, जनसंख्या रखता है। अभी यहां जनसंख्या कम है, अभी यह जनसंख्या कम है। वैसे मैं आपको बता दूं धीरे धीरे यह जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि ये जो है यहां विकास नहीं हुआ है अभी। आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे उच्च जन्म दर जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। उच्च मृत्यु दर जो है वो आपकी अफ्रीका महाद्वीप में है। और उच्च वृद्धि दर जो है, वृद्धि दर वो भी आपकी कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये तो जनसंख्या का एक नियम होता है, बिल्कुल
नियम होता है, मैं आपको बता दूं, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है तब जनसंख्या स्थिर भी हो सकती है। ये किसी भी समाज में जनसंख्या की प्रथम अवस्था होती है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप इससे आगे बढ़ चुका है, इसलिए वहां आजकल जनसंख्या वृद्धि दर भी उच्च है। उच्च जन्म दर वाला महाद्वीप अफ्रीका है, उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप अफ्रीका है, और उच्च वृद्धि दर वाला महाद्वीप भी अफ्रीका है। ये आपको पता होना चाहिए। और इन बातों पे मैं थोड़ा सा आपको और बातें भी बता देता हूं कि ये एक जनसंख्या से संबंधित सिस्टम होता है, जो पूरी बातें आपके समझ में आ जाएंगी तो आप कहीं दिक्कत नहीं करोगे। देखो, कोई भी समाज कोई भी क्षेत्र में जब सबसे पहले मनुष्य जो होता है भी, वो क्या करता है, आखेट व शिकार करता है। आखेट व शिकार, जंगल में रहता है, उसके पास कोई सुविधा नहीं होती। और आपको पता होना चाहिए, जिस समय कोई सुविधा नहीं होती तो उस समय वो पशु तुल्य ही होता है, ज़्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए उच्च जन्म दर होती है। उच्च जन्म दर का मतलब आप समझिए कि इस समय जितनी मनुष्य की क्षमता होती है लगभग उतने ही बच्चे वो पैदा करता है। और उस समय उच्च मृत्यु दर भी होती है। मृत्यु दर ज़्यादा होने का कारण ये है क्योंकि उस समय कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है, खाने पीने की कोई अच्छी सुविधा नहीं है, कोई प्रोटीन विटामिन का ध्यान नहीं रखा जाता। अरे तो जंगलों में लोग रहते हैं, जंगलों में ही बच्चे पैदा करते हैं, जंगलों में रहेंगे तो आप समझिए वहाँ जन्म दर और मृत्यु दर उच्च दोनों ही रहेंगे। इस समय लगभग पर दंपत्ति 10 से 12 बच्चे तक पैदा हो जाते हैं, और इसमें से 8 से 10 बच्चे जो हैं वो मर जाते हैं। और इसलिए आप देखना, इस समय जो वृद्धि होती है, वृद्धि वो बहुत कम होती है, वो बहुत कम होती है, क्योंकि अभी 2 ही बच्चे बचते हैं। 2 बच्चे बचते हैं तो आप समझिए, देखो जन्म उच्च है, मृत्यु दर उच्च है, और बच्चे बच्चे 2, और 2 बच्चे बच्चे तो पैदा करने वाले भी 2 हैं, माता और पिता। इस प्रकार ये जो स्थिति होती है, ये जनसंख्या की स्थिरता की अवस्था होती है, स्थिरता की। और भूगोल में इसको उच्च स्थिरता की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि जन्म दर उच्च, मृत्यु दर उच्च, और फिर भी जनसंख्या स्थिर। ये कोई भी देश, कोई भी महाद्वीप जहां सबसे प्रारंभिक जीवन होता है वहां सब जगह ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे विकास हो जाता है। वही बात मैं आपको बताने वाला हूं, लगातार सुनते रहो। अब देखो, उसके बाद उस समाज में दूसरी अवस्था ये होती है कि धीरे धीरे ये लोग कृषि करना प्रारंभ कर देते हैं, कृषि करना। और जैसे कृषि करना प्रारंभ करते हैं तो अभी भी जन्म दर जो है वो 10 से 12 ही रहेगी, क्योंकि कृषि करने से क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपको एक क्वेश्चन कमेंट में बताना है कि पहले जन्म दर कम होती है या उच्च मृत्यु दर कम होती है। मतलब पहले जन्म दर कम होती है, मृत्यु दर कम होती है। जन्म दर कम होने से मृत्यु दर कम होती है, मृत्यु दर कम होने से जन्म दर कम होती है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जन्म दर वही रहती है और मृत्यु दर थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। और वो कम क्यों हो जाती है वो भी मैं आपको बता दूं। वो इसलिए कम हो जाती है कि अभी जो भूख से मरने वालों की संख्या थी वो कम हो गई, क्योंकि अब इनके पास अनाज हो गया, खेती करना शुरू कर दिया। पहले तो शिकार मिलता था तो ही तो खाते थे, तो इसलिए भूख से मर जाते थे। इस समय भूख से नहीं मरते, तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो बढ़ जाती है, जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाती है। और इसके बाद देखो, तीसरी अवस्था में कृषि के साथ साथ आगे आने वाले समय में शिक्षा और चिकित्सा का विकास हो जाता है। चिकित्सा एमबीबीएस वाली चिकित्सा का विकास नहीं होता, कोई पेड़ पौधों से इलाज करना, जड़ी बूटियों से इलाज करना, इन चीज़ों का विकास हो जाता है। और इस समय क्या होता है, जन्म दर अभी भी वही 10 से 12 रहेगी, जन्म तभी कम होंगे जब मृत्यु दर कम होगी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। और इस समय मरने वालों की संख्या सिर्फ 4 से 5 रह जाती है, और इसी कारण जो बचते हैं वो 7 से 8 लोग बच जाते हैं। और ये अवस्था होती है जनसंख्या विस्फोट की अवस्था, जो भारत में 1980 के दशक में रही है, जो भारत में 1980 के दशक में रही है। किसी भी देश में ये जनसंख्या विस्फोट की अवस्था होती है। जब भी ये आती है तो जनसंख्या विस्फोटक रूप धारण कर लेती है, क्योंकि जन्म दर अभी उच्च होती है और मृत्यु दर जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए वृद्धि दर बहुत ज्यादा हो जाती है। अब आप देखिए, चौथे
स्टेप की ओर हम चलते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे क्या होता है? चौथे नंबर पे ये होता है कृषि के साथ अभी व्यापार, व्यापार और शिक्षा, शिक्षा में भी उच्च शिक्षा और चिकित्सा आदि का विकास हो जाता है। और इस समय देखो मृत्यु दर कम हो गई तो ये लोग जो है बच्चे कम पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा चिकित्सा आ गई तो परिवार नियोजन का कार्य भी शुरू हो जाता है। आपको पता होना चाहिए प्रारंभिक समाज में परिवार नियोजन के कोई उपाय नहीं होते और उस समय परिवार नियोजन को मनुष्य के खिलाफ समझा जाता है कि ये तो भगवान के गिफ्ट है बच्चे, तो यदि बच्चे पैदा नहीं करोगे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन इस समय चिकित्सा जो है वो परिवार नियोजन को प्रारंभ कर देती है और जन्म दर घट के 6 से 8 हो जाती है और मृत्यु दर 2 से 1 हो जाती है, क्योंकि इस समय चिकित्सा आ गई। और इस समय जो बचते हैं वो 4 से 5 लोग बचते हैं और इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके बाद आप देखो, इसके बाद अगली जो कंडीशन होती है उसमें चिकित्सा और ये व्यवस्थाएं और प्रबल हो जाती हैं और उच्च हो जाती हैं और इससे मृत्यु दर 2 से 1 पे आ गई तो लोगों को विश्वास हो गया कि अब बच्चे मरेंगे नहीं, इसलिए वो जन्म दर जो है वो एकदम शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, व्यापार उच्च व्यवसाय शुरू हो जाते हैं। तो जन्म दर जो होती है वो 2 से 3 पे हो जाती है और मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर जो है भी वो क्या हो जाती है, 0 से 1 हो जाती है और अभी 2 से 3 बच्चे बचते हैं। तो ये जनसंख्या वृद्धि और कम हो जाती है। हमारे पृथ्वी पर आज तक यही अवस्थाएं बनी हैं। आप देखिए 1, 2, 3 और 4, 5वीं अवस्था अभी बनेगी, वो आगे भविष्य की बात है। अब देखिए आप, अफ्रीका जो महाद्वीप है वो वर्तमान में इस अवस्था में है, इसलिए जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है और वृद्धि दर भी क्या है, उच्च है। आप खुद अपने अपने से अंदाजा लगा लो, आप यहाँ हो तो आप देखना 2 या 3 भाई बहन हो, आपके दादा दादी, उसके बाद अपने माता पिता पे देखना तो आपके मम्मी पापा 4 भाई 5 भाई, 4 भाई 5 भाई मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे। तो आपके दादा दादी 7-8 भाई बहन मिलेंगे बिल्कुल। और उससे पहले की बात सुनोगे तो आपको सुनने में मिलेगा कि आपके परदादा एक ही भाई था और पड़ोसी परदादा थे वो तो सब मर गए थे, उनकी जमीन हमारे आ गई थी। क्यों? क्योंकि वो ये अवस्थाएं थी। तो आप व्यवहारिक रूप से भी इन चीजों को समझ सकते हो, बिल्कुल ये व्यवहारिक बातें हैं। इसके बाद अगली अवस्था की बात है जो यूरोप जैसे कंट्रीज में आ गई है। वहाँ आजकल जो परिवार हैं, जो मनुष्य है वो और उच्चतर स्तर पे चला गया है, भूगोल की भाषा में कहे तो उच्चतर स्तर पे, और सामाजिक तरीके से हम बोले तो बिल्कुल गिर चुका है। और वहाँ हो क्या गया है कि अभी जो बच्चे होते हैं उनका और माता पिता का कोई जो रिश्ता है वो ज़्यादा मजबूत नहीं रहा। तो हो सकता है भविष्य में ऐसा भी हो जाए क्या कि जन्म दर बंद हो जाए, माता पिता संतान पैदा करना ही बंद कर दे, तो मृत्यु दर कहाँ रह जाएगी, नहीं रहेगी। अब आप यहाँ पे भी एक बात ध्यान रख लेना, जब ये जन्म दर 2 हो जाती है और मृत्यु दर 0 हो जाती है तो ये 2 के 2 बचते हैं और इससे भी जनसंख्या जो होती है वो स्थिर हो जाती है। जैसे वर्तमान में भारत में लगातार इसी अवस्था पे आ रही है, स्थिरता की ओर आ रही है और इसे निम्न स्थिरता की अवस्था कहते हैं, क्योंकि ये निम्न स्थिरता, जन्म दर निम्न, मृत्यु दर निम्न, और ये उच्च स्थिरता की अवस्था होती है। कभी जनसंख्या की बात दोबारा से बताऊंगा आगे आने वाले समय में, तब और विस्तार से मैं आपको ये बातें समझा दूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कमेंट बॉक्स लंबे समय तक रहता है तो मैं बाद में भी उस चीज पे एनालिसिस कर सकता हूं कि आप लोगों ने क्या बात मुझे बताई। यहां तक की बात समझ में आ गई कि अफ्रीका महाद्वीप जो है वो विश्व के 20% भाग पे फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व के 20% भाग पे फैला हुआ है और जनसंख्या कितनी रखता है भी, तो हमने कहा विश्व के 20% भाग पे फैला हुआ है और 17% जनसंख्या रखता है। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है और अफ्रीका महाद्वीप से 4 मुख्य रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी भी? एक विषुवत रेखा, एक कारक रेखा और एक आपकी मकर रेखा और चौथी आपकी ग्रीनविच रेखा। तो अफ्रीका महाद्वीप से 4 मुख्य रेखाएं गुजरती हैं। बिल्कुल क्लियर है हमारे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यह महाद्वीप चारों गोलार्धों में स्थित है।
चारों गोलार्धों में स्थित है, बिल्कुल चारों गोलार्धों में स्थित है भी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। क्यों? मैंने अभी आपको ये बात पीछे समझाई है कि एक गोलार्ध, दो गोलार्ध, तीन गोलार्ध, चार गोलार्ध। अब आप कहोगे सर यहां नहीं है, तो यहां आपको पता होना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीप है सेंट हेलिना। सेंट हेलिना ये वैसे राजनीतिक रूप से यूके का द्वीप है, जिसपे नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के युद्ध में पराजय के बाद बंदी बना के रखा गया था। ये वही वाला द्वीप है। तो ये चारों गोलार्धों में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के कुल देश कितने हैं? अफ्रीका महाद्वीप में कुल देश हैं भी 54, 54 देश हैं। आपको पता होना चाहिए कितने देश हैं? 54 देश हैं। और 2011 में 54वां देश बना था, और वो कौन सा था? दक्षिणी सूडान, जो सूडान से अलग होके बना था। दक्षिणी सूडान 2011 में नया देश बना जिसका नाम था दक्षिणी सूडान। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अफ्रीका महाद्वीप जो है इसके और नाम भी हैं, जैसे अंध महाद्वीप कहा जाता है इसको, अंध महाद्वीप। इसी के साथ इसका एक और नाम है काला महाद्वीप, काला महाद्वीप कहा जाता है इसको। और एक इसका और नाम है भविष्य का महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप। तो आप समझिए इन तीनों नामों के पीछे की स्टोरी क्या है। तो आप समझिए अंध महाद्वीप का मतलब क्या है कि ये जो महाद्वीप है भी ये पिछड़ा हुआ है, अंधेरे में है, और इसीलिए इसको काला महाद्वीप भी कहा जाता है और अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ये पिछड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि अभी इसमें विकास प्रारंभिक अवस्था में है। अब आप कहोगे सर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की तो खोज भी बाद में हुई है, फिर वो विकसित कैसे हैं? तो वहाँ जो लोग गए वो यूरोप महाद्वीप से पढ़े लिखे लोग गए, वो सब अवस्थाओं से गुजर चुके थे पहले से ही, तो उन्हें पता था। तो वहाँ जो है वो, जैसे मैंने आपको जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं बताई थी, वो पहली, दूसरी, तीसरी अवस्था ही नहीं आई, चौथी अवस्था से ही प्रारंभ हो गए, तो वो विकसित बन गए। और ये जो महाद्वीप है यहाँ वो अवस्थाएं धीरे धीरे अपने आप विकसित हो रही हैं। और भविष्य का महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि अफ्रीका में अभी किसी भी प्रकार के संसाधनों का दोहन नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ है, अभी यहाँ पूरा विकास बाकी है। तो विकास होगा धीरे धीरे, और इसीलिए इसको भविष्य का महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यहाँ विकास अभी बाकी है और इसीलिए इसको भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। तो आपकी ये बात समझ में आ गई। उसके बाद मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, यहां आपका महाद्वीप है यूरोप और यहां महाद्वीप है एशिया। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेंगे कि अब अफ्रीका व यूरोप को कौन अलग करता है? तो अफ्रीका व यूरोप को एक तो यह अलग करता है, क्या नाम है इसका? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और एक ये पतला सा जलीय भाग यहां है, इस ये अलग करता है, और इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। तो यूरोप व अफ्रीका को कौन अलग करते हैं? यूरोप व अफ्रीका को कौन अलग करते हैं? तो यूरोप और अफ्रीका को दो अलग करते हैं। एक तो भूमध्य सागर जो टेथिस सागर का अवशेष है, और एक जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि जिब्राल्टर जल संधि के इधर देश कौन सा है, ऊपर कौन सा है? ऊपर कौन सा है मैं ही बता दूं तो ज्यादा सही रहेगा। फिर मोरक्को और स्पेन, मोरक्को व स्पेन देशों को अलग करता है जिब्राल्टर। स्पेन यूरोप महाद्वीप का देश है और मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो ये यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करते हैं भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि। एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? तो एशिया महाद्वीप में बताया था, एक तो लाल सागर, कौन भी? लाल सागर, और दूसरी यहां ये मिस्र की राजधानी काहिरा, दो महाद्वीपों में स्थित है। इसका एशिया वाला भाग है सिनाई प्रायद्वीप। इस सिनाई प्रायद्वीप को काट के यहाँ एक नहर बनाई गई है। इस सिनाई प्रायद्वीप को काट के यहाँ एक नहर बनाई गई है, और उस नहर का नाम है स्वेज नहर, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर से ऊपर वाला जो है वो एशिया महाद्वीप है, नीचे वाला अफ्रीका है। तो आपके समझ में आया? एशिया व अफ्रीका को कौन अलग करता है? एशिया व अफ्रीका को कौन अलग करता है? तो एशिया अफ्रीका को अलग करता है लाल सागर,
लाल सागर। और दूसरा कौन करता है? स्वेज नहर। लाल सागर और स्वेज नहर अलग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लाल सागर और स्वेज नहर। स्वेज नहर है कहां भी? तो स्वेज नहर जो आपकी है वो कहां पे स्थित है? मिस्र में। और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को काट के ये बनाई गई है। बिल्कुल सही बात है भी, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को काट के बनाई गई है। अगली बात पे चलें। इसके बाद तो अब मैं आपको थोड़ी स्वेज नहर की बात बता देता हूं कि स्वेज नहर की क्या खास बातें हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। अफ्रीका क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा, जनसंख्या में दूसरा बड़ा, 20% भाग पे फैला हुआ है, 17% जनसंख्या रखता है, चारों गोलार्धों में स्थित है, कुल देश 54 है। सबसे नया देश दक्षिणी सूडान है। अंध महाद्वीप कहते हैं, काला महाद्वीप कहते हैं, भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। एशिया और अफ्रीका को लाल सागर स्वेज नहर अलग करते हैं। एशिया, यूरोप और अफ्रीका को भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जलसंधि अलग करते हैं। बाकी महाद्वीप इसके लगते नहीं है। ओके भी। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो स्वेज नहर की बात करेंगे कि स्वेज नहर की क्या खास बातें हैं। तो आप देखें स्वेज नहर, सबसे पहले तो आपको वही बात पता होनी चाहिए कि स्वेज नहर है कहां। स्वेज नहर है कहां? तो स्वेज नहर देश की बात करें, देश की बात करें तो मिस्र, मिस्र जिसकी राजधानी काहिरा है, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाई गई है। प्रायद्वीप होता है जिसके 3 ओर पानी होता है, तो इसके देखो इधर पानी है, इसको सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं। तो इस सिनाई प्रायद्वीप को काटकर बनाई गई है। और वैसे बात करें कहां है, तो देखो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसको किससे जोड़ती है? यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से। लाल सागर को किससे जोड़ती है भी? भूमध्य सागर से जोड़ती है। और इसके निर्देशक कौन थे? किसके निर्देशन में ये नहर बनी थी? तो आपको पता होना चाहिए, इसके निर्देशक थे ब्रिटिश सलाहकार या ब्रिटिश इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स। लेसेप्स, फर्डिनेंड डी लेसेप्स, फर्डिनेंड डी लेसेप्स जो थे, लेसेप्स, वो इस स्वेज नहर को बनाने वाले इंजीनियर थे, निर्देशक थे, जिनके निर्देशन में यह नहर बनी थी। इसकी खुदाई कब प्रारंभ हुई थी? 1859 में। 1859 में इसको खोदना शुरू किया था। दोनों ओर क्या था? दोनों ओर आपके जलीय भाग था, तो उनको काट के ही तो इसको बनानी थी। बिल्कुल। तो यहां आपको याद होना चाहिए इसकी खुदाई 1859 में शुरू हुई और 1869 में ये बन के तैयार हो गई। मतलब उद्घाटन हो गया इसका कब? 1869 में। बिल्कुल 10 साल इसको खोदने में लगे। इसकी लंबाई कितनी है भी? तो लंबाई के बारे में मैं बता देता हूं। लंबाई 162 किलोमीटर, 162 किलोमीटर, और हमारी कुछ किताबों में 169 किलोमीटर भी इसकी लंबाई लिखी होती है, लेकिन 162 किलोमीटर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को ध्यान रखें, लंबाई 162 या 169, 162 या 169 किलोमीटर मानी गई है भाई। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये नहर बनवाई किसने थी? ब्रिटेन ने। क्यों बनवाई थी उस पे भी आप देखिए। ब्रिटेन का पूरा अधिकार था एशिया के देशों पे, ऑस्ट्रेलिया पे, उधर। तो आपको पता है उस समय उसको व्यापार करना था, और व्यापार करने के लिए यदि ये नहर नहीं होती तो उनको अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगा के यूरोप महाद्वीप में आना होता था, और उन्होंने इसके शॉर्टकट बनाने के लिए इस नहर का निर्माण करवाया। तो ये किसी जमाने में ब्रिटेन की जीवन रेखा होती थी। जीवन रेखा। अभी भी व्यापार होता है ब्रिटेन का, लेकिन अभी तो सब देश करते हैं। उस समय इसको ब्रिटेन की जीवन रेखा कहते थे। ब्रिटेन ने ही ये बनाई थी। अरे तो बनाने में कहां दिक्कत है? भारत में बहुत सारी रेल लाइन ऐसी हैं जो अंग्रेजों ने बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी। अब अंग्रेजों की थोड़ी है, तो ये भी बनाई ब्रिटेन ने थी। लेकिन हुआ क्या? 1956 में, 1956 में आके देखो कितने साल बाद, लगभग 100 साल हो गए। 1956 में मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष
नासिर ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब समझते हो क्या आप? कि नासिर ने कहा ये नहर चाहे ब्रिटेन ने बनाई हो, लेकिन अब ये मिस्र देश की संपत्ति है। और राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है देश की संपत्ति है। लेकिन ब्रिटेन ने कहा ऐसे कैसे, ये तो हमने बनाई है। लेकिन बनाने से क्या होता है भाई? मिस्र भी सही कह रहा था, बनाने से क्या होता है? हमारे देश में बनाई है, अब हम आजाद हैं। और इसलिए वर्तमान में हम ये नहीं मान सकते कि ये ब्रिटेन की है, बिल्कुल नहीं मान सकते। और आपको पता होना चाहिए 1967 में 1967 में यूएनओ ने इसका अनुमोदन भी कर दिया। यूनाइटेड जो नेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने इस बात का अनुमोदन कर दिया कि बिल्कुल मिस्र सही कह रहा है कि यह नहर अब मिस्र की ही है, क्योंकि अब सभी देश की संपत्ति है। तो इस प्रकार वर्तमान में ये नहर जो है ये मिस्र सरकार की है, मिस्र देश की है। उन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया है। और कब किया? 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन 1967 में यूएनओ ने इसको क्या दी? अनुमति दी। और एक बात और बता देता हूं जो स्वेज नहर की पता होनी चाहिए कि इस नहर में कोई लोक प्रणाली नहीं है। लोक प्रणाली नहीं है तो सर फिर ये बताने की क्या जरूरत थी? अरे पैनामा नहर, एक और नहर आएगी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में, उसमें ये लोक प्रणाली मिलेगी। तो इसलिए मैंने बताई लोक प्रणाली का मतलब होता है कि जैसे जल से नहर की तली ऊंची होगी तो वहां क्या होगा? समुद्री जहाज आएगी, दोनों तरफ लॉक लगाएंगे, पानी भरेंगे, जहाज ऊपर उठेगी, फिर आगे चलेगी, फिर पानी भरेंगे, फिर ऊपर उठेगी, फिर आगे चलेगी। तो वो लोक प्रणाली होती है, वो पैनामा नहर में पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। तो स्वेज नहर की बात समझ में आई? स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को काट के बनाई गई है, लाल सागर व भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। इस नहर को बनाने वाले निर्देशक फर्डिनेंड डी लेसेप्स थे और 1859 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और 1869 में यह कंप्लीट हो गई, उद्घाटन हो गया। कुल लंबाई 162 किलोमीटर है। ब्रिटेन ने बनाई थी, ब्रिटेन की जीवन रेखा कहा जाता था इसे। और 1956 में मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष नासिर ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसको 1967 में यूएनओ ने अनुमोदित कर दिया। इसका मतलब वर्तमान में ये नहर जो है ये मिस्र की है। बिल्कुल क्लियर बात है। आपके कोई बात नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करें। कमेंट करोगे, लाइव चैट नहीं, बाद में कमेंट करना। आप यदि कमेंट करोगे तो मैं क्या करूंगा वो भी समझ लेना कि अगले वीडियो के प्रारंभ में जो भी आपके समस्याएं रही उन सब का समाधान करने वाला हूं। तो आप चिंता ना करें इन चीजों की, और आप लगातार जुड़े रहें क्लास से। स्क्रीनशॉट लेते रहना भी, क्योंकि स्क्रीनशॉट यदि अब नहीं लिया गया तो दोबारा से आप वीडियो चला के और जहां जहां आपको आवश्यकता महसूस होती है वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप खुद लिख लें भी, ज्यादा सही है। रीट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजस्थान पुलिस के बी पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, इनमें तो क्वेश्चन देखो आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से तो इन्हीं से आएंगे, नहीं आते हैं तो बहुत अलग बात है। आजकल करंट पे ज्यादा जोर होता है। अफ्रीका महाद्वीप के अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश। बिल्कुल भी कि अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? 3 देशों की हम बात कर लेते हैं, पहला ऑप्शन में ना भी मिले तो की बात। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया बिल्कुल भी, अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। और दूसरा बड़ा देश है कांगो गणराज्य। और तीसरा बड़ा देश जो आपका है भी वो सूडान है। अब मैं आपको बता दूं 2011 से पहले, क्योंकि हमारी किताबों में 2011 में बना तो 2015 में जाके आएगा, है ना। तो आपने 2015 तक की किताबों में भी पढ़ा है तो आपको लिखा मिल सकता है कि सूडान सबसे बड़ा देश है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, सूडान में 2011 में 2 सूडान बन गए, दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान। और अब वर्तमान में सूडान बड़ा देश नहीं है, अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, दूसरा कांगो गणराज्य और
और तीसरा सूडान। अब मैं आपको जनसंख्या की दृष्टि से भी बता देता हूं, जब बात चली रही है तो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश कौन है भाई? जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया, आपको पता भी होगा नाइजीरिया की चर्चा जनसंख्या वृद्धि के रूप में बहुत बार होती है। बड़े देशों में नाइजीरिया ही ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक है। वर्तमान में जो जनसंख्या विस्फोट की ओर बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। और इसके बाद जो ज्यादा जनसंख्या अफ्रीका में वो इथोपिया की है, इथोपिया। तो आपको ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। ओके भी। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े द्वीप भी बता देता हूं। क्षेत्रफल में बड़े द्वीप, अब आप कहोगे सर महाद्वीप के द्वीप होते हैं क्या? बेटा महाद्वीप जो होता है वो स्थल का बड़ा भाग होता है, उसके आसपास जल में यदि स्थल है तो वो द्वीप है, और द्वीप महाद्वीपों के ही भाग माने गए हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, मेडागास्कर है। और आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या किंतु परंतु है। और 2 नंबर पे है साकोत्रा। साकोत्रा ये भी हिंद महासागर में है, और ये दोनों ही आपके हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। ओके, बात समझ में आ गई? यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या भाई? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ, यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या? जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सबके समझ में आ जाएंगी। कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ में आएंगी, और यदि कुछ करोगे ही नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाली। बहुत सारे बच्चे जैसे राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा दो तो बड़ा मजा आता है, और बहुत बच्चे पढ़ भी लेते हैं। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू होती है तो बच्चे क्लास देखना बंद कर देते हैं। जिस चीज से सिलेक्शन होना है वो चीजें हमें पढ़नी है। अब बहुत सारे बच्चे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ते जा रहे हैं। अरे तो राजस्थान जीके तो सिर्फ सी पार्ट ही है, ए पार्ट और बी पार्ट, रीजनिंग, कंप्यूटर, पॉलिटिकल साइंस, आपकी थोड़ी बहुत भारत की हिस्ट्री भी आनी चाहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आनी चाहिए, जर्नल साइंस भी आना चाहिए, करंट भी आनी चाहिए। अब आपको करंट बिल्कुल नहीं आती, जर्नल साइंस बिल्कुल नहीं आता, वर्ल्ड ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं आती, तो आपको चाहे सब कुछ आए, आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? आप बहुत सारे पिछड़ जाओगे इन्हीं तीनों सब्जेक्टों में। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें। रही बात रीट की, तो रीट में भूगोल में जो भी आए वो सब कुछ पढ़ना है। आप हिस्ट्री में पूरे नंबर ले सकते हो, पॉलिटी में ले सकते हो, लैंग्वेज और साइकोलॉजी की तो बात ही आपको पता है जैसी भी होती है। बाकी सब्जेक्ट में सिर्फ ज्योग्राफी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है तो उसका सिलेबस बहुत ब्रॉडबैंड है। और दूसरी बात है भाई, ज्योग्राफी रीट में आती भी बहुत मुश्किल है। सीटेट, रीट, इनमें सबसे मुश्किल ज्योग्राफी ही आती है। सेकंड ग्रेड वगैरह में आजकल पॉलिटिकल भी मुश्किल आने लग गई। बाकी इन छोटे एग्जामों में जो है वो ज्योग्राफी बहुत मुश्किल आती है, तो आप इन चीजों को बड़े ध्यान से पढ़ें। उसके बाद में आपको अफ्रीका महाद्वीप की 3 चीजें पढ़ाऊंगा। आपको पता ही है वो 3 चीजें क्या होती हैं। एक हमारी होती है क्या, एक हम पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप के या कोई भी महाद्वीप हो, हम उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्वत, पर्वत के बाद हम पढ़ते हैं नदियां, और नदियों के बाद हम पढ़ते हैं मरुस्थल। क्योंकि भूगोल की बात करें तो ये 3 ही चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं भाई। तो बिल्कुल आपको बता दूं, पर्वत, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे प्रमुख पर्वत जो है वो यहां पे है, यहां पे भी। और इस पर्वत का नाम है एटलस। कौन सा पर्वत? एटलस। पीछे सेकंड ग्रेड में आया था, निम्न में से कौन सा पर्वत यूरोप में नहीं, उनमें से एक ऑप्शन एटलस भी था भाई, आपको पता होना चाहिए। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट क्या है? टुबकल है, टुबकल। लेकिन आप याद रखना ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, माउंट टुबकल है 4165 मीटर। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। ये जो पर्वत है एटलस, ये वैसा ही पर्वत है जैसा हिमालय है। तो आप सबसे पहले तो इसकी एक एक बात सुने। एटलस पर्वत कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत है, बिल्कुल साफ नवीन वलित पर्वत है। और इसका निर्माण जो है वो हिमालय के साथ हुआ, हिमालय के साथ। बिल्कुल इसका निर्माण किसके साथ हुआ भी? हिमालय के साथ। और इसीलिए इस पर्वत की तुलना किससे की जाती है? हिमालय से की जाती है।
तो इसका निर्माण हिमालय के साथ हुआ और इस पर्वत की तुलना हिमालय पर्वत से की जाती है। उसके बाद आप देखें इसका विस्तार कहाँ है, तो आप दो तरीके से बता सकते हो। उत्तरी अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में सीधा महाद्वीप के अकॉर्डिंग आएगा तो उत्तरी अफ्रीका में। और देश की बात आएगी तो मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया। बिल्कुल भी मोरक्को, अल्जीरिया और लीबिया नहीं भी, ट्यूनीसिया। लीबिया में तो मरुस्थल होता है, सहारा। तो ये आपका होता है, ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। इन तीन देशों में इसका विस्तार है। किसका भी? एटलस पर्वत का। ये हिमालय के साथ बना हुआ, जैसा हिमालय नवीन वलित पर्वत है, एशिया में हिमालय पर्वत प्रसिद्ध है, वैसे ही अफ्रीका का प्रसिद्ध पर्वत है। और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट टुबकल, 4165 मीटर। लेकिन वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये बात आप याद रखना। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी ये है और इसका नाम है किलिमंजारो। 5895 मीटर, तंजानिया में स्थित ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और पर्वत भी है। तो याद रखना, एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टुबकल। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको विश्व के 4 प्रसिद्ध पर्वत दे देंगे, हिमालय, एटलस और आल्प्स, रॉकी, एंडीज, ऐसे। और उसके सामने 4 उनकी चोटियां दे देंगे, और सर्वोच्च चोटी, क्योंकि विश्व के प्रसिद्ध पर्वत, विश्व की प्रसिद्ध चोटियां, उचित मिलान करो तो आपको आना चाहिए ऐसा, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। तो इसलिए बता रहा हूं। ओके भी, पहला पर्वत हमारा कंप्लीट, एटलस। उसके बाद 2 नंबर हमारा पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत। अब क्या होता है ज्वालामुखी पर्वत? ज्वालामुखी बाहर जब तक लावा निकलता है तब तक उसका नाम होता है ज्वालामुखी, और जब लावा निकलना बंद कर दे और वो त्रिभुजाकार ऊंचा भाग बन जाए तो उसको हम कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत। तो यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। बिल्कुल क्लियर है, ज्वालामुखी से बना हुआ है। और आपको पता भी है, इसको शांत या मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं, शांत या मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है वो 5895 मीटर है। और याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, बिल्कुल भी अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। और भारत की पहली महिला पर्वतारोही बचेंद्री पाल, और राजस्थान के पहले पर्वतारोही या राजस्थान के गौरव शर्मा की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे तिरंगा फहराया है। बिल्कुल सही बात है। अब बात आती है कि किलिमंजारो है कहाँ। देश की बात करें तो तंजानिया में है। कहाँ पे है अभी? तंजानिया में। चोटी की बात करें तो तंजानिया में है, पर्वत की बात करें तो तंजानिया में, बिल्कुल तंजानिया में स्थित है। और ये केवल विषुवत रेखा से 322 किलोमीटर दूर है, और फिर भी इसके ऊपर बर्फ जमती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पर्वत है जो विषुवत रेखा के निकट स्थित है और फिर भी वहां बर्फ जमती है? तो वो है आपका किलिमंजारो। कौन है भी? किलिमंजारो। इसी के पास केन्या देश होता है, वहां पे भी एक चोटी है, और उस चोटी का नाम है माउंट केन्या। माउंट केन्या, ये केन्या में है और इसलिए इसका नाम है माउंट केन्या। आपको बता दूं, ये केन्या या कीनिया की सबसे ऊंची चोटी है, केन्या की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल। और ये भी क्या है भी, आपको पता होना चाहिए, ज्वालामुखी से निर्मित है, ज्वालामुखी से निर्मित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो आपकी 5200 मीटर है, और इसलिए यह अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। एक माउंट कैमरून यहां पे है,
माउंट कैमरून, माउंट कैमरून। इसकी खास बात क्या है वो समझे आप। ये अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी सब ज्वालामुखी जो है वो शांत पड़ गई हैं और ये अभी सक्रिय है। तो अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट कैमरून, और ये कैमरून के तटीय क्षेत्र में स्थित है। और आपको पता होना चाहिए कि ये अफ्रीका की, अरे कहाँ है, कैमरून में, कैमरून में। और ये अफ्रीका का सबसे आर्द्र स्थान है, आर्द्र स्थान है। आपको इतना ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, अभी हम विश्व की भूगोल पढ़ रहे हैं, राजस्थान भारत की थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो अफ्रीका के पर्वतों की बात करें तो अफ्रीका का सबसे प्रमुख पर्वत एटलस नवीन वलित पर्वत है, हिमालय के साथ बना है, उत्तरी अफ्रीका में है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया में है। और सर्वोच्च चोटी माउंट टुबकल है 4165 मीटर। दूसरा प्रमुख पर्वत अफ्रीका का है किलिमंजारो। किलिमंजारो ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है, शांत या मृत ज्वालामुखी है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी यही है, तंजानिया में स्थित है। और माउंट केन्या केन्या में है, शांत ज्वालामुखी है। और एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कैमरून की बात मैंने आपको बताई। इसी के साथ आपकी खास बातें कंप्लीट होगी। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे और उस क्लास में हम अफ्रीका का बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे। अब देखो समस्या क्या है, एक वीडियो बनाया जाए अफ्रीका का तो बहुत लंबा बन जाता है, लगभग पौने 2 घंटे 1.5 घंटे का बन जाता है। और यदि हम बनाए कितने भी, यदि हम 2 बनाए तो एक छोटा बनाना ही होता है। इसलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कल के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे भी। कल हम पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप की नदियां, अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल और खास बातें जो बची हुई हैं वो वाली। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेटा शेयर करना वीडियो को आपका काम होता है, आप इसको क्यों नहीं समझ पाते ये तो आप पे निर्भर है। जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, हम उतने ज़्यादा मोटिवेट होंगे। जिन चैनलों के मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं उनका वीडियो शेयर करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि यूट्यूब उनको फर्स्ट में वैसे ही दिखाती रहती है। और जो छोटे चैनल होते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग जो अभी नई नई शुरुआत कर रहे हैं, वो चाहे कितना ही अच्छा पढ़ाएं, कितनी भी क्वालिटी क्यों ना हो उनके एजुकेशन में, लेकिन वो वीडियो फर्स्ट पे नहीं दिखता यूट्यूब पे, और इसलिए उनको देखने वाले कम होते हैं। तो जब तक आप लोग किसी के पास पहुंचाओगे नहीं, तब तक ये दिखेगा नहीं, तब तक ये प्रोग्रेस नहीं करेगा। और कोई भी चीज में यदि स्थिरता आती है तो धीरे धीरे वो चीज हमें डिमोलाइज करती है, हमें वो परेशान तो करती ही है। जैसे हम इतनी मेहनत से वीडियो डाले, उस पर 20 व्यू आए तो फिर अगला वीडियो डालने का मन नहीं करेगा, और उसी पे 2000 व्यू आए तो दिन के 5 वीडियो डालने का भी मन करता है। तो आप इस बात को समझे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जितनी कोशिश कर रहे हो, कम से कम लगे कि बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच रही है और हमारी मेहनत सफल हो रही है। और इसीलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, नया बच्चा है तो। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे।